आज हम आपको बतलाएंगे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के रिमेनिंग पोर्शन और इनके न्यूमेरिकल बनाने के लिए, यानी इनसे संबंधित न्यूमेरिकल बनाने के लिए हम आपको कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूले को बतलाएंगे ताकि आप न्यूमेरिकल आसानी से बना सकें, है ना। तो आज बात करेंगे कि एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट से बिलियन में मौजूद घुल के आणविक भार का निर्धारण कैसे किया जाएगा, जो कि आप प्रॉब्लम में देखे भी होंगे, है। तो आज हम बात करें लेक्चर नंबर 15 की। लेक्चर 15 टॉपिक है रिमेनिंग पार्ट ऑफ एलिवेशन in remaining part of elevation in boiling point, remaining part of elevation in boiling point and tools for solving its and tools for solving its problem। ये कोई चैप्टर नहीं होगा, ये टॉपिक ऐसे ही बता दिए, इससे लगेगा क्या लेक्चर नंबर 15 में सर क्या पढ़ाने जा रहा है। तो मैंने बता दिया लेक्चर नंबर 15 में आज हम आपको बताएंगे रिमेनिंग पार्ट ऑफ एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट एंड टूल्स फॉर सॉल्विंग इट्स प्रॉब्लम। इसका हिंदी से मतलब नहीं है, लेकिन हम हिंदी बोल देते हैं, ऐसे ही है, इसका कोई मतलब नहीं है। बस आप कल जहाँ तक पढ़े थे उसके बाद से डायरेक्ट यहाँ से शुरू होगा, और क्या। तो ऐसे इसका हिंदी हम बोल देते हैं। इसका हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन के शेष भाग, क्वथनांक में उन्नयन के शेष भाग एवं इनके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए प्रयुक्त सूत्र एवं इनके न्यूमेरिकल को बनाने के लिए प्रयुक्त सूत्र, ठीक। यानी हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन का शेष भाग, क्वथनांक में उन्नयन का शेष भाग एवं इनके न्यूमेरिकल को बनाने में प्रयुक्त सूत्र है। देखिए, कल मैंने आपको बताया था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट होता क्या है ना जी, नहीं बताए थे, जिसमें ये बताए थे कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वथनांक अपने में मौजूद शुद्ध घोलक के क्वथनांक से अधिक होते हैं। क्वथनांक में यही अंतर क्वथनांक में उन्नयन कहलाते हैं, है ना। उसके बाद पता भी थे कि क्वथनांक में उन्नयन को डेल्टा टीवी से सूचित करते हैं, और प्रयोग से यह स्पष्ट है कि डेल्टा टीवी यानी क्वथनांक में उन्नयन का मान घोल के मोलालता के समानुपाती होते हैं।
इसी कारण से ना ये एक अनुसंख्य गुण है। तो यहीं पर से हम शुरू कर रहे हैं। देखिए बोर्ड पे सबसे पहले इस क्वेश्चन का हम आंसर दे रहे हैं कि क्या क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण है ना। तो क्वेश्चन ये रहा, ये क्यू है, हालांकि 0 to 1 नहीं है, अगले साल के लिए ये संभावित प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम आपको क्रैश कोर्स की तरह पढ़ा दें कि जो इम्पोर्टेंट है एग्जाम के लिए केवल वही। हम आपको टोटल थॉरो बता रहे हैं, टोटल जानकारी होनी चाहिए। बाकी एग्जाम के लिए तो जो हम आपको पैटर्न वगैरह बना कर देंगे बस वही सफिशिएंट होगा, है ना। लेकिन कंसेप्ट के लिए, एनसीईआरटी के प्रॉब्लम को बनाने के लिए, टोटल कंसेप्ट के लिए आपको ये सभी को जानना जरूरी होगा। तो क्वेश्चन है, इज रियली elevation in boiling point, is really elevation in boiling point is a colligative property, प्रश्नवाचक चिन्ह। is really elevation in boiling point is a colligative property। इसका हिंदी हो गया, क्या वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन, क्या वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण है। क्या वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण है, प्रश्नवाचक चिन्ह। ये रहा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन में यही ना आपका है होगा। पहले सॉल्यूशन कर देते हैं, इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा जो बता देते हैं। ये कोई भी सीनियर आपसे पूछ सकते हैं, और एक जब आप 12th पढ़ रहे हैं तो 12th के स्टैंडर्ड में ये जानकारी जरूर होनी चाहिए। तो इसमें ये कहेंगे यस, वास्तव में यस कॉमा elevation in boiling point, yes, elevation in boiling point becomes a colligative property। Yes, elevation in boiling point becomes a colligative property because its value depends upon molality of solution, because its value depends upon molality of solution of which depends upon number of solid, of which depends upon number of solid, of which depends upon number of solid particle present in solution and not on their nature। in this way elevation
in this Soviet elevation in boiling point becomes a colligative property। ध्यान से देखिएगा, पहले समझा देते हैं, पहले हिंदी कर देते हैं, उसके बाद क्लियर कर देंगे। ये क्वेश्चन है, क्या वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण है? क्या वास्तव में क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण है? प्रश्नवाचक चिन्ह आंसर है। देखिए हाँ, लिखिए हाँ, आंसर में बोल रहे हैं हाँ कॉमा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण होते हैं। हाँ, क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण होते हैं। क्योंकि इनका मान घोल के मोललता पर, क्योंकि इनका मान घोल के मोललता पर निर्भर करते हैं। क्योंकि इनका मान घोल के मोललता पर निर्भर करते हैं, जो घोल में मौजूद घुल के कणों अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके पराकृति पर। इस तरह क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण होते हैं। इस तरह क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण होते हैं। ब्रैकेट बंद। इस क्वेश्चन का आंसर हो गया समाप्त। देखिए कल हम आपको बताए थे, ध्यान है ना हुआ, कि क्वथनांक में उन्नयन यानी डेल्टा टीबी का मान घोल के मोललता के समानुपाती होते हैं। नहीं बताते, डेल्टा टीबी समानुपाती एम, यानी डेल्टा टीबी यानी क्वथनांक में उन्नयन घोल के मोललता पर निर्भर करते हैं। और मोललता जो है घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या, घुल के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके पराकृति पर। इस तरह क्वथनांक में उन्नयन जो मोललता पर निर्भर किया, वह एक अनुसंख्य गुण हुए। स्पष्ट है? ठीक। अब इससे में हम आपको एक दो पॉइंट बता रहे हैं जो ऑब्जेक्टिव में आपको काम आएंगे, है ना। देखिए
अब इसमें हम आपको बता रहे हैं, ध्यान से सुनेंगे। कहेंगे यह ध्यान रखिएगा कि क्वथनांक एक अनुसंख्य गुण नहीं है ना। क्वथनांक एक अनुसंख्य गुण नहीं है। ऐसे भी तो मैंने आपको अनुसंख्य गुण में लिखाया है क्वथनांक में उन्नयन, न कि क्वथनांक नहीं। तो हम यही कहना चाह रहे हैं कि यह ध्यान रखना है कि क्वथनांक एक अनुसंख्य गुण नहीं है, क्योंकि इनका मान घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं, है ना। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसंख्य गुण है, क्योंकि इनका मान घुल के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। जैसे क्वेश्चन रहेगा इस टाइप से, यानी which of the following is not a colligative property, इनमें से कौन अनुसंख्य गुण नहीं है। ऑप्शन नंबर ए, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नंबर बी, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। नंबर सी, बॉइलिंग पॉइंट। नंबर डी, नन। तो आप देख रहे हैं कि रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर वो तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर 1 में बताया। डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट ये मैंने सी के रूप में लिखा है, और बी में जो लिखा थे एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन यहाँ ऑप्शन बन रहा है केवल बॉइलिंग पॉइंट। तो यही 5 आने जाएंगे कि बॉइलिंग पॉइंट एक अनुसंख्य गुण नहीं है। तो इसके लिए हम आपको क्लियर करके पॉइंट बता दे रहे हैं, है ना। ध्यान रखिएगा, काफी टॉप पॉइंट है। कहेंगे फॉर ऑब्जेक्टिव ओनली, ऑब्जेक्टिव के लिखे वाले हैं। पहला पॉइंट ये, इट शुड बी minded that boiling point, it should be minded that boiling point becomes not a colligative property. Boiling point becomes not a colligative property, full stop, because its value does not depends upon number of solid particles or molecules present in solution. यानी it should be mind that boiling point becomes not a colligative property because its value does not depends upon number of solid particles या molecules present in solution. correction करके, but elevation in boiling point, becomes a colligative property. But elevation in boiling point becomes a colligative property, full stop, because
because its value depends upon number of solid particles present in solution। यानी जैसे पहले हिंदी करते उसका समझा देंगे, अंग्रेजी में तो देख ही रहे हैं। अंग्रेजी में ही लिखा, इट शुड बी माइंड दैट boiling point becomes not a colligative property because its value does not depend upon number of solid particles or molecules present in solution, but elevation in boiling point becomes a colligative property because its value depends upon number of solid particles present in solution। पहले हिंदी लिखे उसके बाद समझाते हैं फिर से। देखिए, यह ध्यान रखना चाहिए कि क्वथनांक एक आनुषंग गुण, यह ध्यान रखना चाहिए कि क्वथनांक एक आनुषंग गुण नहीं होते हैं। क्वथनांक एक आनुषंग गुण नहीं होते हैं। क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के कणों या अणुओं की संख्या पर, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। घुल के कणों या अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। फुल स्टॉप। पाराक्षण करके ये पहला ऑब्जेक्टिव, दूसरा टाइप का हो गया ऑब्जेक्टिव। देखिए, लेकिन पाराक्षण करके, लेकिन क्वथनांक में उन्नयन एक आनुषंग गुण होते हैं। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन एक आनुषंग गुण होते हैं। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन एक आनुषंग गुण होते हैं। फुल स्टॉप। क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या पर, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं अर्थात कणों की संख्या पर, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के कणों अर्थात अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं। फुल स्टॉप। ब्रैकेट बंद कर दिए हिंदी में। यानी मैंने ये कहा होगा, ध्यान से सुनिएगा, कि क्वथनांक एक आनुषंग गुण नहीं है ना, क्योंकि क्वथनांक का जो मान है, ध्यान से कहेंगे, क्वथनांक एक आनुषंग गुण नहीं है, क्योंकि इनका मान घोल में मौजूद घुल के अणुओं की संख्या घुल के कणों की संख्या पर निर्भर नहीं करते हैं। यानी इसका मतलब ये हो गया कि घोल में घुल के अणुओं की संख्या कितना हो भी क्यों न हो, उसके क्वथनांक
जो है निश्चित है। हम कहे कि यानी क्वथनांक एक अनुसांक गुण यानी क्वथनांक अणुओं की संख्या पर निर्भर करने वाले गुण नहीं है। जैसे कहने का मतलब यह है कि अगर 1 मोल जल को खौलाया जाए तब वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलेगा। 2 मोल जल को खौलाया जाए वो भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलेंगे। अगर 10 मोल जल को एक बीकर में लेकर खौलाया जाए तब भी वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर ही खौलेंगे। तो इसका मतलब आप समझ गए ना कि यानी जो क्वथनांक है वह एक अनुसांक गुण नहीं है। अगर अनुसांक गुण होता तो 2 मोल जल का क्वथनांक कम होता, 4 मोल जल का क्वथनांक उससे ज्यादा होता, 10 मोल जल का क्वथनांक और ज्यादा होता। लेकिन यहाँ तो देख रहे हैं जितना भी मोल जल आप किसी बीकर में प्रयोग कर रहे हैं सब का क्वथनांक समान रह रहा है। इसका मतलब क्वथनांक का मान यानी क्वथनांक का जो मान है वो अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहे हैं, है ना। ठीक। लेकिन मैंने कहा क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में वृद्धि एक अनुसांक गुण है ना। क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसांक गुण है क्योंकि क्वथनांक में उन्नयन बराबर क्या होता है? क्वथनांक में उन्नयन बराबर कल पढ़े थे जी कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल का क्वथनांक घटाओ शुद्ध घोलक का क्वथनांक। घोलक का क्वथनांक तो फिक्स हो गया, जो भी है x y z जो भी है 100 200 जो भी है, घोलक का क्वथनांक तो निश्चित हो गया। और रही बात अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल का क्वथनांक, तब वो निश्चित नहीं है। वो इस बात पर निर्भर करेगा कि घोल में घुल की मात्रा कितना है। अगर घोल में अवाष्पशील घुल की मात्रा कम है इसका मतलब उसका क्वथनांक भी कम होगा। अगर अवाष्पशील घुल की मात्रा, अवाष्पशील घुल के अणुओं की संख्या ज्यादा है तो उनके क्वथनांक भी ज्यादा होंगे। फलतः दोनों का अंतर भी परिवर्तित होते रहेगा यानी अणुओं की संख्या पर निर्भर करते रहेगा। इस तरीके से ये अनुसांक गुण होंगे। जैसे ऐसे समझे होगा कि जल का क्वथनांक तो 100 डिग्री सेंटीग्रेड है ही, है ना। अगर जल में थोड़ा सा चावल डालते हैं, है ना, थोड़ा सा, तो जल का क्वथनांक, जल और उस चावल युक्त विलयन का क्वथनांक हो गया 100.5 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक। तो क्वथनांक में उन्नयन कितना हो गया? 100.5 घटाओ 100 बराबर 0.5 डिग्री सेंटीग्रेड हुआ ना। और चावल डाल दीजिएगा तो क्वथनांक और ज्यादा हो जाएगा। और ज्यादा देर तक चावल और पानी युक्त मिश्रण को गर्म कीजिएगा तब ना खौलेगा। और सही पानी में जितना अधिक से अधिक मात्रा में चावल डालते जाएंगे तो चावल और जल युक्त मिश्रण को खौलाने के लिए उतना ही ज्यादा ऊष्मा की आवश्यकता होगी, है ना। तो इस तरीके से आप ये समझिए कि क्वथनांक एक अनुसांक गुण नहीं है क्योंकि क्वथनांक का मान अणुओं की संख्या पर निर्भर नहीं करता है। वो 1 मोल 2 मोल 3 मोल 5 मोल 10 मोल चाहे वो वाटर हो चाहे अल्कोहल हो, क्वथनांक फिक्स है कि इतना ही डिग्री सेंटीग्रेड पर खौलेगा। लेकिन क्वथनांक में उन्नयन ऐसा नहीं था, है ना। जैसे जैसे अवाष्पशील घुल की मात्रा बढ़ाते गए थे वैसे वैसे उनका क्वथनांक भी बढ़ते गया था। तो इस तरीके से क्वथनांक में उन्नयन एक अनुसांक गुण है। ठीक। अब बात कर रहे हैं अगले ऑब्जेक्टिव के लिए। ये तो पहला पॉइंट था। अगला पॉइंट ये, अगला पॉइंट में ये देना चाह रहे हैं, ये पढ़े थे ना कल, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कांस्टेंट यानी मोलर एलिवेशन कांस्टेंट। तो ध्यान रखें उसके बारे में। कहेंगे ना कि अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए केबी का मान, मोलर एलिवेशन कांस्टेंट का मान अलग अलग होते हैं, है ना। इसका मतलब यही ना होगा कि यानी केबी का मान घोलक के प्रकृति पर
निर्भर करेंगे, लेकिन घुल के पराकृति पर निर्भर नहीं करेंगे। अगर निर्भर करेगा तो अनुसांख्य गुण तो होवे नहीं करेगा। तो ये देखिए क्या कहना चाह रहा है, ध्यान से देखिएगा। कहेंगे it is mind that, यानी it is mind that value, या it is mind that different type of, it is mind that different type of solvent having different value of Kb। Kb का मतलब कल बताया था जी, मोलल एलिवेशन कांस्टेंट, नहीं मोलल उन्नयन स्थिरांक। तो इट इज माइंड दैट डिफरेंट टाइप ऑफ सॉल्वेंट हैविंग डिफरेंट वैल्यू ऑफ Kb, इट मीन्स वैल्यू ऑफ Kb depends upon value of Kb depends upon nature of solvent but not on nature of solid। नेचर ऑफ सॉलिड तो ऐसे निर्भर नहीं करता होगा, क्योंकि नेचर ऑफ सॉलिड पर निर्भर करेगा तो अनुसांख्य गुण नहीं होगा। और डेल्टा टीबी बराबर केबी होता है ना जी, तो डेल्टा टीबी अगर अनुसांख्य गुण है तो केबी भी तो अनुसांख्य गुण है। इसका मतलब साफ था कि उसको सॉलिड के प्रकृति से मतलब नहीं होगा, केवल अणुओं की संख्या से ही मतलब होगा। क्या इसका हिंदी यही हो गया। यह ध्यान रखना है कि यानी इसका हिंदी रह गया, यह ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए, यह ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए Kb का मान भी, अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए Kb का मान भी अलग अलग होते हैं। यह ध्यान रखना है कि अलग अलग प्रकार के घोलक के लिए Kb का मान भी अलग अलग होते हैं। इनका अर्थ हुआ कि Kb का मान, इनका अर्थ हुआ कि Kb का मान घोलक के पराकृति पर, इनका अर्थ हुआ कि Kb का मान घोलक के पराकृति पर निर्भर करते हैं। Kb का मान घोलक के पराकृति पर निर्भर करते हैं, लेकिन घुल के पराकृति पर नहीं, लेकिन घुल के पराकृति पर नहीं। फुल स्टॉप, ब्रैकेट बंद। ऐसे जानते ना, अगर घुल के प्रकृति पर निर्भर करता Kb, तब वो एक अनुसांख्य गुण नहीं होता। तो आपको लगता कि सर Kb कहाँ लिखा अनुसांख्य गुण में, लेकिन कल पढ़े थे ना जी, डेल्टा Tb बराबर Kb, यानी डेल्टा Tb अगर अनुसांख्य गुण है तो Kb भी अनुसांख्य गुण है ना। तो जब अनुसांख्य गुण है तो सॉलिड के प्रकृति पर तो वो निर्भर नहीं करेगा,
क्योंकि अनुसांख्यिक गुण जो है सॉलिड के अणुओं की संख्या पर निर्भर करते हैं, न कि उनके नेचर पर, है ना। तो इस तरीके से ध्यान रखिएगा। ये 2 पॉइंट हो गए। जैसे आपसे पूछेगा कि वैल्यू ऑफ केबी यानी वैल्यू ऑफ मोलर एलिवेशन कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन ऑप्शन नंबर ए नेचर ऑफ सॉल्वेंट, नंबर बी नेचर ऑफ सॉलिड, नंबर सी बोथ, नंबर डी नन। तो आपको ध्यान रखना है वैल्यू ऑफ केबी डिपेंड्स अपॉन नेचर ऑफ सॉल्वेंट एंड नॉट ऑन नेचर ऑफ सॉलिड, यानी ऑप्शन नंबर ए पर टिक लगेंगे। ठीक, बस समाप्त हो गया। अगला एक हेडिंग बदल रहे हैं यहाँ पे, ये अगले साल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएंगे। पहले हम आपको कंसेप्ट क्लियर कर देते हैं, बता दे रहे हैं, उसका पैटर्न भी बना देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रहेगा। ठीक, फिलहाल ये रहा, यानी हेडिंग दे दिए डिटर्मिनेशन ऑफ, यानी हेडिंग रह गया डिटर्मिनेशन ऑफ molecular mass of non-volatile solid from elevation in boiling point. Determination of molecular mass of non-volatile solid from elevation in boiling point. ये है VVI। ये ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन यानी इसका पैटर्न भी देंगे, इसके आंसर करने के बाद हम आपको पैटर्न देंगे कि एग्जाम में क्वेश्चन कैसे रह सकता है। देखिएगा, इसका हिंदी हो गया क्वथनांक में उन्नयन से अबाष्पशील घुल के, क्वथनांक में उन्नयन से अबाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण। क्वथनांक में उन्नयन से अबाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण। क्वथनांक में उन्नयन से अबाष्पशील घुल के आणविक भार का निर्धारण। लिख लिए। ठीक, देखिए कैसे क्या करेंगे। कहेंगे लेट W be ग्राम ऑफ नॉन volatile solid having, let W be ग्राम of non-volatile solid having molecular mass MB added in W a gram solvent and form a solution. Let W be gram of non-volatile solid having molecular mass MB added in W a gram solvent and form a solution. Full stop. Paraction करके then elevation in
boiling point of, then elevation in boiling point of formed solution, then elevation in boiling point of formed solution। हाइफन देख के छोड़ रहे हैं। यानी मैंने कहा माना कि WB, ये WB हिंदी अंग्रेजी कॉमन है, माना कि WB गरम अबाष्पशील घुल, माना कि WB गरम अबाष्पशील घुल जिनके आणविक भार, माना कि WB गरम अबाष्पशील घुल जिनके आणविक भार MB है, माना कि WB गरम अबाष्पशील घुल जिनके आणविक भार MB है, को WA गरम घोलक में डालकर, को WA गरम घोलक में डालकर एक घोल बनाए जाते हैं, को WA गरम घोलक में डालकर एक घोल बनाए जाते हैं। फुल स्टॉप, पैरा चेंज। तब बने घोल के क्वथनांक में उन्नयन, तब बने घोल के क्वथनांक में उन्नयन, वही वृद्धि, तब बने घोल के क्वथनांक में उन्नयन। अगर साफन देखे छोड़िए, यही ना था जी, कल पढ़े थे, ध्यान है, दैट इज डेल्टा TB बराबर KB गुने M। ध्यान है ना कि डेल्टा TB बराबर KB गुने M। और आपको ये भी ध्यान है कि सिंस यानी M यानी कि मोलेलिटी, है ना, ध्यान कि मोलेलिटी बराबर क्या होता है, बिल्कुल नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड्स बटे वेट ऑफ, नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम गुने 1000 mg कि सिंस मोलेलिटी M बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट इन ग्राम गुने 1000। आप ये भी जानते हैं चूंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड बराबर, ध्यान है ना होगा, गिवन मास ऑफ सॉलिड, है ना, गिवन मास ऑफ सॉलिड कौन है, दैट इज WB बटे molecular mass of solids, that is MB, molecular mass of solid, ये MB लिखा हुआ है, MB। ठीक, देखिएगा ध्यान से। यानी मैंने ये कहा, यहां तक तो हिंदी बोल ही दिए कि डेल्टा TB बराबर KB गुने M, हिंदी अंग्रेजी कॉमन, चूंकि M ब्रैकेट में मोललता, चूंकि M ब्रैकेट में मोललता बराबर घुल के मोल की संख्या, बराबर घुल के मोल की संख्या बटे घोलक का भार ग्राम में, मोललता यानी स्मॉल m ब्रैकेट में मोललता बराबर घुल के मोल की संख्या बटे घोलक का भार ग्राम में
और वहां पर गुना 1000 लिखा हुआ है ना। फिर लिखा चूंकि, चूंकि घुल के मोल की संख्या, चूंकि घुल के मोल की संख्या बराबर घुल का दिया गया भार, बराबर घुल का दिया गया भार बटे घुल के आणविक भार। घुल के मोल की संख्या बराबर घुल का दिया गया भार बटे घुल के आणविक भार। लिख लिए ना, ठीक। अब इसमें क्या करेंगे ना, ये मोलिटी का पहले व्यंजक लिख लेंगे। अरे मोलिटी पर क्या हो जाएगा, ये WB बटे MB और नीचे WA, यही था WA, अब गुने खैर करके करेंगे, देखिए क्या करना है। यानी मोलिटी का व्यंजक निकाल के ना इस डेल्टा TB वाला जो समीकरण है ना उसमें पुट कर देंगे और उससे से फिर हम MB का मान निकाल लेंगे। देखिएगा जी, देखिए बोर्ड पे, तो ये हो जाएंगे 100 आता M यानी मोलेलिटी बराबर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉलिड के जगह पर क्या बैठ गया, WB अब बटा MB। अब बटे वेट ऑफ सॉल्वेंट के जगह पर कौन था, WA ना, अब गुने 1000 हुआ ना जी। तो इसको लिखेंगे और स्मॉल m है मोलिटी, M बराबर WB अब बटे MB अब गुने WA अब गुने 1000 नहीं, अरे WB बटे MB हुआ WA बटे 1 था तो 1 बटे WA गुने 1000 हुआ। तो इसको लिख देंगे नाउ डेल्टा TB बराबर KB गुने M और डेल्टा TB बराबर KB अब गुना M के जगह पर हो गया WB अब गुने 1000 बटे MB अब गुने WA। क्या देखिएगा, अरे मोलिटी का व्यंजक केवल निर्धारित किए हैं, इस दिए गए डाटा जो मिटाए उससे से निर्धारित किए। अब इसको लिख सकते हैं और डेल्टा TB बराबर KB गुने WB अब बटे MB अब गुने WA इन किलोग्राम। 1000 हटा दिए क्योंकि आप जानते हैं ना 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होता है, यानी प्रति 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं। तो W इन किलोग्राम कर दिए और MB बराबर KB गुने WB बटे MB, सॉरी MB तो था, यानी MB बराबर KB गुने WB बटे डेल्टा TB WA इन किलोग्राम हो गया। कहेंगे इट इज expression for molecular mass of non-volatile solid. It is expression for molecular mass of non-volatile solid.
इसको लिखिए 1 मिनट। देखिएगा, ये मोलिटी बराबर WB/MB, नंबर ऑफ मोल के जगह पर WB/MB, सॉल्वेंट के वेट के जगह पर WA कर दिया, फॉर्मूला पर 1000 है, और M बराबर ये WB और MB आ गया नीचे, पहले से WA था ही, गुने 1000। नाउ डेल्टा TB बराबर क्या था, KB गुने M, और डेल्टा TB बराबर KB का KB रह गया, IM के जगह पर WB गुने 1000 MB/WA हो गया, और डेल्टा TB बराबर KB गुने WB और बटे MB गुने WA को मैंने किलोग्राम में कर दिया, तो 1000 खत्म हो गया, क्योंकि हर 1 किलोग्राम यानी 1 किलोग्राम बराबर 1000 ग्राम होते हैं। ये ग्राम में इस समय तक था, यहाँ किलोग्राम में कर दिए, 1000 खत्म हो गया। फिर तिरछा गुना किए तो MB बराबर KB गुने WB और बटे डेल्टा TB और गुने WA इन किलोग्राम। ये हिंदी अंग्रेजी कॉमन ऐसे लिखना, अंग्रेजी में खाली यहाँ पर हिंदी लिख देना कि हिंदी हो गया, यह अवाष्पशील घुल, यह अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक है। यह अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक है। यह अवाष्पशील घुल के आणविक द्रव्यमान के लिए व्यंजक है। लिख लिए, बस ये समाप्त हो गया। अब हम आपको ये कर देते हैं कि आखिर ये क्वेश्चन एग्जाम में कैसे रहेगा, पैटर्न बना देते हैं, देखिएगा। अरे एग्जाम ऐसा रहेगा, पहले वो क्वेश्चन लिखा थे, ध्यान है कि क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं, और व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। तो वो वाला क्वेश्चन रहेगा पहले, और उसी में ये जोड़ा हुआ रहेगा जो अभी हेडिंग दिया हुआ था, तो वो वाला आंसर और ये जो अभी आंसर लिखा है अलग से VBI करके दोनों को जोड़ देना, और क्या ऐसे बोल रहा, देखिए बोल रहा, ये हो गया पैटर्न। पैटर्न हो गया, और व्हाट VBI एकदम है, और व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म, or what do you mean by the term elevation in boiling point? What do you mean by the term elevation in boiling point? रस्मा चलती उसी में, also determine molecular mass of non-volatile solid. Also determine molecular mass of non-volatile solid from it. देखिए क्वेश्चन क्या हुआ, इसको भीगा कर दीजिए, यानी क्वेश्चन है ये, व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म elevation in boiling point, also determine molecular mass of non-volatile solid from it. ये क्वेश्चन का हिंदी हो गया, क्वथनांक में उन्नयन, क्वथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं। इसका हिंदी हो गया, क्वथनांक में
उन्नयन से आप क्या समझते हैं? प्रश्नवाचक चिन्ह। इनसे अवाष्पशील घुल के आणविक भार भी आणविक भार भी निर्धारित करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। इनसे अवाष्पशील घुल के आणविक भार भी निर्धारित करें। प्रश्नवाचक चिन्ह। ये 5 नंबर का क्वेश्चन है, इसमें लॉन्ग क्वेश्चन, ये हो गया 5 मार्क्स का क्वेश्चन। दिक्कत है जल्दी ध्यान देखिए, 5 मार्क्स ये क्वेश्चन जब आएगा एग्जाम में तो 5 नंबर का होगा। रही बात आंसर की, तो पहले मैंने आंसर किया है तभी ये क्वेश्चन दिया है। नहीं, क्वाथनांक में उन्नयन से आप क्या समझते हैं? तो लेक्चर नंबर 14 में आप पढ़े थे जी कि अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वाथनांक, अवाष्पशील घुल रखने वाले घोल के क्वाथनांक एवं इनमें मौजूद शुद्ध घोलक के क्वाथनांक में अंतर को क्वाथनांक में उन्नयन कहते हैं। फिर पाराक्षण करके लिखना रहेगा, इसे डेल्टा टीबी से सूचित करते हैं। दैट इज डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटा टी डिग्री बी, वहां तक। और आणविक भार के निर्धारण के लिए जो अभी मैंने अलग से नहीं हेडिंग देके बताए थे, डिटर्मिनेशन करके VVI करके, वो वाला जोड़ देना, बस हो गया। और क्या, बस समाप्त हो गए क्वाथनांक में उन्नयन। अब बात कर रहे हैं इसके न्यूमेरिकल बनाते समय आपको कौन कौन से डाटा की आवश्यकता होगी। तो ये रहा फॉर प्रॉब्लम। न्यूमेरिकल के लिए फॉर प्रॉब्लम में रहा, ये देखिएगा, डेल्टा टीबी बराबर टीबी घटा टी डिग्री बी, है ना। ये डेल्टा टीबी जो है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, इसका हिंदी नहीं होगा, एक फार्मूला इसलिए केवल अंग्रेजी में। डेल्टा टीबी एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। अगर जिनको ज्यादा दिक्कत होता है तो आप अपना अभी जो थ्योरी पढ़ा है हर एक का और हिंदी लिखा हुआ है, तभी ना ये फॉर प्रॉब्लम करके बता रहे हैं। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, ये है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ नॉन volatile solid containing solution। boiling point of non-volatile solid containing solution, कल ही नहीं सब कहेंगे। ये है boiling point of pure solvent, boiling point of pure solvent। स्पष्ट है? फार्मूला ही क्या होगी जी, कोई थ्योरी नहीं, न्यूमेरिकल में प्रयुक्त आने वाला फार्मूला है। अगला एक लिख दिया, boiling point of pure वाटर बराबर 100 डिग्री सेंटीग्रेड और 273 प्लस 100 बराबर 373 के फॉर केल्विन। क्या शुद्ध जल का क्वाथनांक कौन है? सब लोग जानते हैं, शुद्ध जल का क्वाथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता ही है। अगला ये रह गया
डेल्टा टी बी बराबर के बी अब गुना एम। डेल्टा टी बी अभी लिख रही थी, तो इसमें अलग से कर दे रहे हैं, हेयर के बी बराबर मोलर इलिवेशन कांस्टेंट, मोलर इलिवेशन कांस्टेंट या इबोलियोस्कोपिक कांस्टेंट नहीं बताते कल, मोलल उन्नयन अस्थिरांक, मोलल उन्नयन अस्थिरांक है आयम बराबर, तो क्या मतलब आज भी पढ़ लिया, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलेलिटी ऑफ सॉल्यूशन घोल की मोललता है ना। तो ये जो है न्यूमेरिकल बनाने में काम आने वाले फार्मूला है। अब जो एकदम कुछ भी ध्यान नहीं देते हैं उनको लग रहा सर हिंदी में लिखाइए, आप देखिए कॉपी जहाँ पर इलिवेशन इन्वॉल्विंग पॉइंट से शुरू हुआ और फॉर प्रॉब्लम के पहले तक अंत हुआ, देखिए हर एक का हिंदी लिखा हुआ। ये तो केवल न्यूमेरिकल बनाने में कौन कौन से फॉर्मूले प्रयोग होंगे उनका मैं रिपीटेशन दे रहा हूँ यहाँ पे, ताकि प्रॉब्लम बनाने में सुविधा हो, है ना। अगला रह गया, बस 2 फार्मूला पीछे हैं, फिर तो परेशानी नहीं होगी, कोई भी प्रॉब्लम आप बिल्कुल आसानी से बना पाएंगे। अरे उधर जो थ्योरी पढ़ाया उसमें जो फार्मूला था वो अलग अलग जगहों पर था, यहाँ पर एक जगह का नहीं। देखिए अगला रह गए डेल्टा टी बी बराबर के बी गुने डब्ल्यू बी बटे एम बी गुने डब्ल्यू ए इन किलोग्राम, है ना। हेयर डेल्टा टी बी लिखा दिए हैं, अभी के बी लिखा दिए, खाली डब्ल्यू बी एम बी और डब्ल्यू लिखाते हैं। हेयर डब्ल्यू बी बराबर गिवन मास ऑफ नॉन वोलेटाइल या नॉन वोलेटाइल या नॉन इलेक्ट्रोलाइट सॉलिड। और नॉन वोलेटाइल मतलब आवासशील, नॉन इलेक्ट्रोलाइट का भी सेंस हो गया आवासशील में, ऐसे इसका मतलब हो गया जो अपने आयन में विभक्त नहीं होगा। तो नॉन वोलेटाइल के लिए न्यूमेरिकल में नॉन इलेक्ट्रोलाइट भी रह सकता है, समझिएगा वही कि जो अपने आयन में नहीं टूटेंगे, है ना, जो अपने छोटे छोटे भागों में नहीं टूटेगा, है ना, वही हो गया नॉन इलेक्ट्रोलाइट। और उसी के जगह पर कभी कभी दे देता हूँ एम बी बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड, मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉलिड। और डब्ल्यू ए बराबर हो गया गिवन वेट, अरे वेट या मास है कि ना, ऑफ सॉल्वेंट, गिवन वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट, लिख लिए गिवन वेट या मास ऑफ सॉल्वेंट। बस ये हो गया। एक लास्ट फार्मूला ये रहा, ये रह गया ओनली फॉर कंपटीशन, केवल कंपटीशन में ये रहता है, खासकर ऑब्जेक्टिव के रूप में, तो उसमें आप कैलकुलेट करके बना पाएंगे, और ये 12th के लिए वैलिड नहीं है। कहेंगे के बी बराबर कैपिटल एम है, एम आर टी डिग्री बी के स्क्वायर बटे डेल्टा एच
वेपोराइजेशन, है ना। Kb बराबर m और T डिग्री B के स्क्वायर बटे डेल्टा H वेपोराइजेशन। हेयर Kb पहले सब जानते हैं, T डिग्री B भी आप जानते हैं, m हो गया। हेयर m बराबर, आवाज नहीं कीजिए, मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम पर मोल, है ना। m बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम पर मोल, ये m बराबर हुआ। ये जो फार्मूला लिख रहे हैं ये केवल कंपटीशन के लिए मान्य है, यानी कंपटीशन में ऑब्जेक्टिव प्रॉब्लम रहेगा, लेकिन उस ऑब्जेक्टिव के लिए आपको न्यूमेरिकल बनाना पड़ सकता है, तो उसमें एक फार्मूला आपको प्रयोग आएंगे। m बराबर मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट इन किलोग्राम पर। हाँ, अगर इसको ग्राम में लीजिएगा ना तो यहाँ पर 1000 से गुना करना पड़ जाएगा, फिर उससे कर लेंगे जब किलोग्राम लिखे दिए तो। R बराबर गैस कांस्टेंट, गैस स्थिरांक, इसका वैल्यू तो सबको जानते हैं, नहीं जी, 8.314 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल, या 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल, है ना। T डिग्री B तो आप कराटा कल बाद में खींची को लिखा है, और ये डेल्टा H VAP बराबर मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर एंथैल्पी ऑफ वेपोराइजेशन, या मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, मोलर लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन। देखिए हिंदी में कॉमन है, तो मॉलिक्यूलर मास ऑफ सॉल्वेंट, गोलक का आणविक भार, जो कि किलोग्राम में आपको प्रयोग करना है, ये तो गैस स्थिरांक है, इसका हिंदी हो गया यानी बाष्पीकरण, वेपोराइजेशन बाष्पीकरण, बाष्पीकरण वेपोराइजेशन होता है बाष्पीकरण, तो हिंदी हो गया बाष्पीकरण की ऊष्मा, बाष्पीकरण की ऊष्मा या बाष्पीकरण की गुप्त ऊष्मा, बाष्पीकरण की ऊष्मा। एक बात और ध्यान देना, कहेंगे इट ऑलवेज गिवन इन प्रॉब्लम, इट, यहाँ पर नेट पॉइंट दिखाई नहीं दे रहा, से लिखते हैं इट या इट्स वैल्यू ऑलवेज गिवन इन प्रॉब्लम, इट्स वैल्यू ऑलवेज गिवन इन प्रॉब्लम, इनका मान हमेशा प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, है ना। इनका मान हमेशा प्रॉब्लम में दिया हुआ रहेगा, तो इसका तो परेशानी खत्म है। बाकी बच गया क्या, 1 टर्म, 2 टर्म, 3 टर्म, हाँ 4 टर्म, अरे सब टर्म का मान देगा, आपको 1 टर्म मिसिंग रखेगा और उसी का मान आपको निर्धारित करने के लिए कहा जाएगा। तो इस तरीके से मैंने पूरा क्वार्थनांक में उन्नयन एग्जाम में इससे 5 नंबर के क्वेश्चन इस बार बहुत उम्मीद है कि आएंगे, वो भी पैटर्न कर दिया मैंने, ऑब्जेक्टिव भी अलग से कर दिया, प्रॉब्लम बनाने में कौन कौन से फार्मूला प्रयोग होंगे वो भी बता दिया, है ना। अब इससे संबंधित कुछ न्यूमेरिकल हम आपको अगले क्लास में बताएंगे, है ना। आज के लिए इतना ही, थोड़ा ध्यान रखेंगे घर में, है ना। बाकी अगले क्लास में
हम आपको इन्फॉर्म कर देंगे कि नंबरिकल चलने वाला है ना, तो ध्यान रखिए एक बार, इस पर नंबरिकल हम कर देंगे। ठीक।